चाचू, आवाज़ पर मंसूर हयात ने आंखें खोलकर दरवाजे की जानिब देखा, जहां खुले कदमों के फ्रेम में वो इस्तादा था। उनको खुशगवार हैरत ने आन लिया। आओ यार, तुम तो इधर का रास्ता ही भूल गए हो। खुशदिली से मुस्कुराते हुए वो बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता कदम लेता वो उन तक आया था। अस्सलामुअलैकुम। उनके पास बैठता मुअद्दब अंदाज में सलामती भेजी तो हमेशा की तरह मंसूर साहब ने उसकी परेशानी चूमी थी। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई? लतीफ़ सा तंज उसकी इतने दिनों की गैर हाजिरी पर करते हुए वो उसका चेहरा देख रहे थे। मैं याद ही रखता हूँ, अलबत्ता आप मुझे भूल गए हैं, तभी तो अपने बीमार होने का भी नहीं बताया। चेहरे पर फिक्रमंदी के साथ खफकी के आंसुरात सजाए वो शिकवा करता उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। बेटा, अब इस उम्र में तो ये सब चलता ही रहता है, तुम लोग वैसे ही बाल की खाल खींचने लगते हो। लहजे में बशाशत का अंसर पैदा करते वो उसका वजी चेहरा नज़रों के हसार में लिए नरमी से कह रहे थे। वो जब भी उसे देखते थे उन्हें तैमूर हयात की मौजूदगी का एहसास होता था। लेकिन चाचू, ये तो गलत बात है। अभी भी आपके ऑफिस कॉल की तो पता चला कि आपकी तबीयत ख़राब है, वरना आप तो मुझे यकीनन नहीं बताते। वो मुसलसल उनके मोबाइल पर कॉल करता रहा था जो कि ऑफ था। बिलाखिर उसे ऑफिस नंबर पर कॉल करना पड़ी, जहाँ से पता चला कि उनका बीपी शूट करने के बायस अस्पताल ले जाया गया है। उनका हाथ अपने दोनों हाथों में लिए वो परेशान दिखाई देता था। सामने बिस्तर पर दराज शख्स सिर्फ उसके चचा ही नहीं थे, उसके इकलौते दोस्त और गमख्वार भी थे, या फिर शायद उसके सब कुछ। किस्मत ने उसके कासा में सिर्फ यही एक रिश्ता डाला था जो उससे मोहब्बत करता था। मत हुआ करो मेरे लिए इतना परेशान बेटा, इसीलिए नहीं बताया था तुम्हें। उसका गाल थपथपाकर वो मोहब्बत से उसे टोक गए, जो ब्लैक ड्रेस पैंट में ग्रे शर्ट और हमरंग टाई पहने, माथे पर बिखरे बालों और खूबसूरत गहरी चमकती आंखों में तशवीश लिए उन्हें इतना प्यारा लगा कि वो बेसाख्ता उसके चेहरे से नजरें हटा गए, मुबादा उनकी नज़र ही ना लग जाए। अब मेरी छोड़ो, मैं तो तुम्हें देखते ही भला चंगा हो गया हूँ। अपनी सुनाओ, कहाँ मसरूफ़ होते हो आजकल कि चाचू से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। उसका खुद पर से ध्यान हटाते और मौजू बदलते वो मसनूई नाराज़गी से कह रहे थे तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। बस चाचू, इन दोनों काम का लोड थोड़ा ज़्यादा है और फिर इतना थक जाता हूँ कि कहीं आने जाने की हिम्मत ही बाकी नहीं रहती। कहते हुए वो उनसे नज़रें चुरा गया था। वो सर हिला कर रह गए। जानते तो थे उसके यहाँ आने से गुरेज की वजह उसकी ज़ाती मसरूफियत नहीं, कुछ और ही है, मगर फिर भी जैसे दोनों एक दूसरे का भरम रख रहे थे। अच्छा बताओ, क्या पियोगे? मैं हानिया से कहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले नमाज पढ़ने गई है। हानिया बेटा, उसे कहते हुए उन्होंने साथ ही कदरे ऊंची आवाज़ में हानिया को पुकारा था। शाहजर के दिल की धड़कनें उसके नाम से मुंतशिर हुई थी। नहीं चाचू, किसी चीज़ की तलब नहीं है इस वक्त, अभी कुछ देर पहले ही चाय पी कर आया हूँ। लेकिन ऐसे कैसे? वो उनको मना करता उज़र तलाश कर रहा था। लेकिन ऐसे कैसे? वो कुछ कहना चाह रहे थे, मगर फिर उसकी मुल्तजी आंखों को देखकर चुप कर गए। फिर कितनी देर वो उनके पास बैठा इधर उधर की और कभी हालाते हाजरा की हल्की फुल्की बातें करता रहा था। उससे बातों में मशगूल मंसूर हयात को देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कुछ देर पहले तक उनकी हालत किस कदर गैर हुई थी। उसकी आमद और कंपनी हमेशा ही उन पर खुशगवार असर डालती थी। ठीक है चाचू, इजाज़त दें, अब मैं चलता हूँ। कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाते वो जाने का कसद करने लगा तो वो उसे टोक गए। 6:30 बज रहे हैं बेटा, रात का खाना खा कर ही जाना। अब उसका जवाब नफ़ी में होगा ये जानते हुए भी वो इसरार कर रहे थे। नहीं चाचू, वो तो अब घर जाकर ही देर से खाऊंगा। वैसे भी अभी काफ़ी टाइम पड़ा है और मुझे एक ज़रूरी काम भी है, तो फिर कभी सही। माजरत ख्वाना अंदाज अपनाते हुए वो उन्हें टाल गया। मंसूर हयात ने बड़े बोझल दिल के साथ उसको जाने की इजाज़त दी थी। वहीं बैठे हुए ही वो उनसे बगलगीर हुआ था। अपना ख्याल रखिएगा, मैं फिर आऊँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मुस्कुराकर कहता हुआ वो लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर निकल गया। दिल ही दिल में उसकी सलामती की दुआएं करते वो उसे जाता देख गहरी सांस भरते दोबारा से आंखें मूंद गए थे। हानिया किचन में दाखिल हुई तो ताहिरा हयात को गुस्से से कुछ बुड़बुड़ाते पाया, जो ज़ोर ज़ोर से बर्तन सिंक में पटकने के से अंदाज में धो रही थी। वो नासमझी में उनके बिगड़े तेवर देखने लगी। अभी कुछ देर पहले तो वो भली चंगी थी। क्या हुआ अम्मी, क्यों इस कदर गुस्से में है? उनके पास आती हाथ से फ्राइंग पैन लेते हुए खुद ही वो धोने लगी तो ताहिरा एक साइड पर खड़ी होती, कपड़े से हाथ पोंछते हुए जैसे फट पड़ी। गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं, और कर भी क्या सकती हूं मैं? तुम्हारे अब्बू को तो वैसे भी मेरा खून जलाने में मज़ा आता है, तभी तो मेरे लाख मना करने के बावजूद वो उसे यहाँ आने से रोकते नहीं।
अरे मैं पूछती हूँ आता क्या है वो यहाँ लेने, पता नहीं कब जान छूटेगी उस नागन की औलाद से हमारी। गमो गुस्से की शिद्दत से पागल होते हुए वो धीमी मगर चिंगाड़ती हुई आवाज़ में बोल रही थी, और हानिया को एक लम्हा लगा था ये समझने में कि वो किसकी बात कर रही हैं। बर्तन वहीं छोड़ते हाथ कपड़े से खुश्क करती वो उनकी जानिब मुड़ी। क्या हो गया है अम्मी, अब्बू की तबीयत खराब थी, मिलने चले आए होंगे, आप क्यों गुस्सा होकर अपनी हालत खराब कर रही हैं। उनके शाने पर बाजू दराज करती वो लिजाजत से कहती उन्हें शांत करने लगी, तो उसे घूर कर देखते उन्होंने अपने शाने पर धरा उसका हाथ झटका था। हानिया मत किया करो अपने बाप की तरह उसकी इतनी तरफदारियाँ, जहर लगती हैं तुम दोनों की उसके लिए हमदर्दियाँ मुझे। उसके माँ बाप ने क्या कम इस खानदान की इज्जत को चांद लगाए हैं जिनकी याद ताज़ा करके वो यहाँ आ धमकता है। वो गुस्से से हाँप रही थी, गहरे सांस उनकी गैर होती हालत की गवाही दे रहे थे। हानिया ने बेबसी से उन्हें देखा। सॉरी अम्मी, आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है उनकी साइड लेने की, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कहीं आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए। उनकी गैर होती हालत के पेश नज़र वो सूरत से कहती हुई दोनों शानों से थामती उन्हें किचन में मौजूद स्टूल पर बिठाती खुद फ्रिज से ठंडा पानी की बोतल गिलास में डालकर उनकी जानिब बढ़ी, जिनके चेहरे पर सख्त नफरत और बेजारी के तासुरात सजे थे। आप प्लीज़ ये पानी पी लें, मुल्तजी लहजे में दरख्वास्त की तो उसको एक नज़र देखकर उसके हाथ से गिलास लेकर उन्होंने होंठों से लगाया। हानिया उनका तना हुआ चेहरा देखकर दिल ही दिल में मलाल का शिकार हुई। हानिया और मंसूर हयात की लाख कोशिशों के बावजूद उनके दिल में पनपती शाहज़र तैमूर हयात के लिए नफ़रत ख़त्म ना हो सकी थी। वो दिल महसूस कर रह गई थी, और बाहर लाउंज से गुजरते शाहज़र हयात के कदम उनकी काटदार आवाज़ पर बेसाख्ता रुके थे, और फिर उन दोनों के माबैन हुई गुफ्तगू हर्फ ब हर्फ उसकी समातों में किसी पिघले हुए शीशे की मानिंद उंडेलने हुई थी। ताहिरा हयात की खुद के लिए नफ़रत को बखूबी महसूस करते हुए वो वहाँ से निकलते हुए उसके कदमों में गैर महसूस अंदाज में बोझलपन दोहराया था। लफ्ज़ों की मार और लहजों का कहर सहते उसने बचपन से जवानी का सफ़र तय किया था। इसमें कुछ नया नहीं था, मगर फिर भी हर बार दिल तकलीफ से दो चंद हो जाया करता था। यूनिवर्सिटी के गेट से गुजरते उसे साइड मिरर में दिखाई दिए चेहरे पर हानिया का गुमान हुआ था। पाँव खुद ब खुद ही ब्रेक पर जा पड़ा था। ज़रा गौर किया तो गुमान हकीकत का रूप धार गया था। बिलाशुबा वही थी, लाइम ग्रीन कमीज़, वाइट शलवार और सर पर टिका हुआ वाइट दुपट्टा। एक हाथ में जर्नल था जबकि दूसरे हाथ कंधे पर लटके बैग की स्ट्रिप पर रखा हुआ था। इर्द गिर्द मुतलाशी निगाहों से देखती वो पलटने लगी थी जब उसने गाड़ी रिवर्स की थी और उसके पास रोकी थी। हानिया, शीशा नीचे किए वो ज़रा ऊंची आवाज़ में उसे पुकारा था। वह हैरान सी अपने नाम की पुकार पर पलटी थी। सामने शाहज़र को देखकर हैरत दो चंद हुई थी। अस्सलामुअलैकुम, कुछ समझ ना आया तो सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम, आप गाड़ी का वेट कर रही हैं? आवाज़ में गैर महसूस अंदाज में खुशगवारियत दोहराई थी। उसका हसीन चेहरा देखकर दिल में जैसे बहारों की आमद हुई थी। जी वो वजदान आ रहा है लेने, उसी का वेट कर रही थी। अभी कॉल की तो नंबर नहीं लग रहा, सोचा बाहर देख लूँ, हो सकता है आ गया हो। यूं बीच रोड पर यूनिवर्सिटी के गेट के सामने उससे बात करना उसे ऑकवर्ड लग रहा था। वो जल्द अज जल्द मंजर से हट जाना चाहती थी। आप ऐसा करें, उसे एक और बार कॉल कर लें, वरना मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। सलाह दी गई थी। शाम गहरी होती जा रही थी, उसे यूं छोड़कर जाना मुनासिब नहीं लग रहा था। उसने सर हिलाकर बैग में से सेल फोन तलाशा। हानिया अंदर आ जाए ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। इर्द गिर्द से गुजरते लोग उसे देख रहे थे। शाहज़र को नागवार गुजरा था। उसकी तरफ फ्रंट डोर ओपन करते हुए वो रिक्वेस्ट कर रहा था। हानिया को अजीब लगा था, मगर नाचार वो कुछ तज़बज़ब के बाद बैठ ही गई। नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है, धीमी सी आवाज़ में कहती वो अब कश्मकश का शिकार हुई थी। वजदान का कोई अता पता ही ना था, और अगर उसके साथ जाती तो ताहिरा हयात ने कोहराम मचा देना था। वो बुरी तरह फंसी हुई थी। मोबाइल स्क्रीन को देखती वो अपनी सोचों में गर्क थी जब उसकी आवाज़ पर चौंक कर उसकी तरफ देखा था, जो मोबाइल अब कान से लगाकर बात कर रहा था। अस्सलामुअलैकुम चाचू। दूसरी तरफ मंसूर हयात थे। हानिया को यकगोना तमानियत का एहसास हुआ। चाचू, मैं हानिया की यूनिवर्सिटी के आगे से गुजर रहा था। वो वजदान का वेट कर रही थी, मगर वो अभी नहीं आया और नंबर भी नहीं लग रहा। आप इजाज़त दें तो मैं उन्हें घर ड्रॉप कर दूं? बड़े मुअद्दब अंदाज में वो आहिस्तगी से कह रहा था। हानिया उसकी आवाज़ के ज़ेरो बम को पहली बार महसूस कर पाई थी। बिलाशुबा उसकी आवाज़ बहुत मशहूर कुन थी, उसकी शख्सियत को मज़ीद निखारती थी।
जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। दूसरी तरफ से बात सुनकर मोबाइल कान से हटा और वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। चाचू से बात कर ली है, अब तो ड्रॉप कर सकता हूँ ना आपको। उसका लबो लहजा सादगी लिए हुए था, मगर फिर भी हानिया का चेहरा मारी खिफ़त के सुर्ख पड़ा था। वो तो उसकी दिली कैफियत का राज पा गया था। उफ़, अल्लाह ताला, क्या सोच रहे होंगे ये मेरे बारे में कि मैं इन पर इतना सा एतबार नहीं करती। उसका नर्म दिल पल भर में मोम हुआ था। सरस बात में हिलाया। वो इशारा मिलते ही गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा ले गया था, जब यकदम हानिया की गोद में रखा मोबाइल बजा था। वजदान कहकर उसने कॉल उठाई थी। शाजर का चमकता चेहरा यकदम तारीक हुआ था। अस्सलामुअलैकुम, कहाँ रह गए हो? झल्लाहट से वो बोली तो शाजर की समातें उसी आवाज़ में कहीं भटक गईं। अच्छा ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, शाजर ड्रॉप कर देंगे मुझे। आखिर तक आते उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई थी। उसके मुंह से अपना नाम सुनना उसे मसरूर कर गया था। वो उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है। मोबाइल गोद में रखते वो बिना उसकी तरफ देखे मुखातिब किए बोली उसे। उसके चेहरे की रौनक बहाल हुई थी। खुशी से निहाल दिल के साथ उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए? कुछ देर तक खामोशी गूंजती रही, फिर उसी ने बात का सिलसिला आगे बढ़ाया। जी आज लास्ट प्रैक्टिकल था, कहती हुई वो बार दौड़ते दरख्तों पर निगाहें जमा गई थी। सर हिलाकर वो भी चुप हो गया था। बाकी का पूरा रास्ता खामोशी की नज़र हो गया था। उनके दरमियान फला ऐसे मरासिम थे भी कब के बातचीत की कोई सबील निकल पाती। वो दरिया के दो किनारों जैसे थे, एक दूसरे से दूर कटे हुए दो अलग अलग दुनियाओं के बासी। मगर फिर भी न जाने कैसे हानिया मंसूर हयात उसके दिल पर काबिज बन बैठी थी। वो जानता था कि वो कभी उसका नसीब नहीं बन सकती। वो तो दानिस्ता उसे देखता तक न था, मगर उसे यूं खड़ा देखकर खुद को रोक भी ना पाया था। दिल उसकी इतनी हमसफरी पर जी उठा था। मंसूर, आपा कितनी दफ़ा कॉल कर चुकी हैं, आप प्लीज़ अब फैसला कर ही लें, उन्हें कब बुलाना है। चाय का कप उनकी जानिब बढ़ाते हुए वो दो टोक अंदाज अपनाती कह रही थी। अरे बेगम, आपकी आपा हैं, इसमें फ़ैसला करने की कौन सी बात है, जब चाहे आए। चाय का घूंट लेते हुए उन्होंने तो जैसे नासमझी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। ताहिरा ने उन्हें शिकायती नज़रों से देखा था। अपना कप वो सामने मेज़ पर रख चुकी थी। हद करते हैं आप भी, अच्छे से जानते हैं कि आपा किस सिलसिले में आना चाहती हैं, फिर भी अनजान बन रहे हैं। इसी महीने अबरार आ रहा है अमेरिका से, वो भी सिर्फ 15 दिनों के लिए, और आप अच्छे से जानते हैं आपा का क्या मुतालबा है। खफा होती हुई वो बोली तो अब की बार मंसूर यकबार संजीदा हुए। इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हारी आपा को? बेइख्तियार वो कह बैठे। बेटी तो हर बाप के दिल के करीब होती है, और हानिया तो वैसे भी उनकी जान बसती थी उसमें। उसके दूर जाने की सोच ही उनके दिल को बेकल कर देती थी। जल्दी कहाँ है मंसूर, माशाल्लाह मंगनी को 2 साल होने को आए हैं। हानिया की तालीम मुकम्मल हो गई है, और अबरार वो भी कौन सा रोज़ रोज़ पाकिस्तान आता है। ठहरे हुए अंदाज में वो उन्हें समझा रही थी। जानती थी बेटी की रुखसती का सोच कर ही वो दिल छोड़ बैठते थे, मगर कभी ना कभी तो करनी ही थी। लेकिन इतनी जल्दी कैसे होगा सब? उन्हें नई फिक्र लाहक हुई। सब हो जाएगा, आप बस बिस्मिल्लाह करें। उनकी नीम रजामंदी पर उन्होंने खुश होते हुए कहा था। मंसूर कुछ ना बोले, चाय का सिप लेते हुए सोच में डूबे रहे। तो फिर मैं कल आपा को आने का बोल दूं? उनके इस्तफसार पर वो चौंक गए, फिर गहरा सांस भरते सरस बात में हिला गए। ताहिरा हयात मसरूर से अपनी चाय की जानिब मुतवज्जो हुई। वो अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा काम में बुरी तरह गर्क था, जब मोबाइल की बीप बजी। बेध्यानी में सेल उठाए, नज़र जूं ही स्क्रीन पर जगमगाते नाम पर पड़ी तो चेहरे पर एक मेहरबान सा तबस्सुम उमड़ आया। कॉल रिसीव करते बड़े रिलैक्स अंदाज में कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते उसने सलामती भेजी थी। दूसरी तरफ मंसूर हयात थे। हाँ भाई बरखुरदार, कहाँ गायब हो आजकल? सलाम का जवाब देते हुए उन्होंने अपने अजली हल्के फुल्के अंदाज में उससे बातचीत शुरू की। शाजर के वजीह चेहरे पर मुस्कुराहट ने मुस्तकिल पड़ाव डाला हुआ था। उनके उस गिले में भी अपनी अपनायत की महक थी। चाचू यार, बताया तो था आपको कि इन दिनों मसरूफियत ज़्यादा है। दोस्ताना लबो लहजा इख्तियार किया गया था। वो उसके वाहिद दोस्त थे। बस यार, बहुत हो गया तुम्हारी मसरूफियत का बहाना, अब तो तुम्हें टाइम निकालना ही पड़ेगा, वो ड्रामाई अंदाज में कह रहे थे। शाजर कुर्सी झुलाता हुआ महजूज हुआ। अच्छा, ऐसा क्या हो गया है? उससे बात करते आसाब का तनाव रफा हुआ था। हानिया की शादी तय हो गई है, ठीक 10 दिन बाद की तारीख रखी है, वो खुशी से कह रहे थे, और उनकी बात सुनकर उसके मुस्कुराते लब सुकड़े थे। यकदम वो सीधा हुआ था। जिस चेहरे पर कुछ पल कबल एक खूबसूरत सी मुस्कान थी, वहाँ अब कुर्ब की कैफियत रकम थी। मंसूर हयात और भी बहुत कुछ कह रहे थे, मगर उसकी समातें सुनने से इनकारी थी। आंखों की जलन में यकदम इजाफा हुआ था। बहुत मुश्किल से खुद को कंपोज करते हुए वो फ़ोन की जानिब
दोबारा मुतवज्जो हुआ था। जहन बुरी तरह मुंतशिर हुआ था। बहुत मुबारक हो आपको। वो नहीं जानता था ये जुमला कहने के लिए उसने कहाँ से हिम्मत मुश्तमे की थी। अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा बरखुरदार, खबरदार जो इनकार किया तो। उसकी हालत से बेखबर वो हक जताते हुए कह रहे थे। जी मैं हाजिर हो जाऊंगा। बमुश्किल आवाज़ का तवाजुन बहाल रखा था। फिर अलविदाई कलमात कहते हुए जैसे ही फ़ोन बंद हुआ वो ढह जाने के से अंदाज में पीछे टेक लगा गया। आंखों में हल्की सी नमी लाख ना चाहने के बावजूद उतर आई थी। शाजर हयात, इतने हैरान क्यों हो? ये तो एक दिन होना ही था। वो तुम्हारी तो किसी सूरत नहीं हो सकती थी। भले तुम सोने के ही बनकर क्यों ना आ जाते, उसके काबिल फिर भी ना जाने जाते। और मान लो जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, उसके खो जाने का गम कैसा। इंतहाई अजियत से वो तस्वुर में खुद से ही मुखातिब अपनी ही बात को तमस्कुर का निशान बना रहा था। बाईं आंख से एक आंसू लकीर बना था, उसकी कनपटी में कहीं मादूम हो गया था। अंदर कोई दिल की बस्ती बसने से पहले ही उजड़ जाने पर नोहा किना था।